अपना टॉपिक चल रहा था राजनीतिक सिद्धांत को हम दो भागों में बांट सकते। हमने दो भागों में बांटा, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत को हमने पढ़ लिया, इसके अर्थ को पढ़ लिया, इसके महत्व, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब चल रहा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हमने पढ़ा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम, जैसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद भी कहते हैं। यह हमने पढ़ा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को हम व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद भी कहते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा कि प्रत्यक्षवाद इस शब्द का सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? ऑगस्ट काम्टे द्वारा। ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद इस शब्द को समाजशास्त्र में सबसे पहले प्रयोग किया, या यह कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद का जनक ऑगस्ट काम्टे को माना जाता है। और ये कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। ये तो होगी समाजशास्त्र की बात। अब ये टॉपिक अपने राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक अपने राजनीति से जुड़ा हुआ है कि व्यवहारवाद, या इसका नाम अन्य नाम है प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद। तो अब शुरुआत हुई इसकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में अर्थशास्त्र, जितने भी अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और समाजशास्त्र के विद्वान हैं, यह हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय। जितने भी अर्थशास्त्र और समाजवाद, जितने भी इनके विद्वान हैं अमेरिका में, तो इन्होंने, अमेरिका के लोगों ने इनको तो बढ़ावा दिया। अमेरिका में अर्थशास्त्रियों को और समाजशास्त्रियों को बड़ा पद दिया, लेकिन जितने भी राजनीति से संबंधित विद्वान हैं, इनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। इनसे राजनीति शास्त्री के मन में एक विचार है कि हमको इतना बड़ा पद क्यों नहीं दिया गया, जबकि अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री इनको इतना बड़े बड़े पद दे दिए गए। तो इस समय से व्यवहारवाद अपने राजनीतिक विज्ञान में आया। इस समय से व्यवहारवाद अपने राजनीतिक विज्ञान में आया। यह तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। और भी चीजें, जैसे इससे पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हम राजनीति में केवल मूल्य और नैतिकता इनको ही पढ़ते थे, अर्थात वैज्ञानिकता का हम अध्ययन नहीं करते थे। इसी वैज्ञानिकता कह दो, तथ्य कह दो, तकनीक कह दो, ये नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम राजनीति शास्त्र नहीं करते थे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति शास्त्रियों ने सोचा कि हमें भी वैज्ञानिकता को या तथ्य को अपनाना चाहिए, तो कुछ विद्वान
महान हुए जिन्होंने इन वैज्ञानिकता को अपनाया। ये तो कुछ अपनी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी जो। अब इसके बाद में इसका विकास क्रम भी बताया मैंने। व्यवहारवाद का विकास क्रम अर्थात व्यवहारवाद कहां से शुरू हुआ, व्यवहारवाद का विकास क्रम भी बताया मैंने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्यवहारवाद के विकास क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। जितने भी एग्जाम है विकास क्रम में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है। व्यवहारवाद के त्रिकोण या त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद के त्रिकोण या त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टर और रॉबर्ट डेहल। यहां याद रखने वाली बात है कि इन तीन लोगों की वजह से ही व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में प्रभाव पड़ा, इन तीन लोगों की वजह से। इसीलिए व्यवहारवाद के त्रिकोण या त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेहल। हुआ क्या था, जब राजनीति शास्त्रियों को उच्च पद नहीं दिया गया, इनकी उपेक्षा की गई, तब वहां शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवादियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने व्यवहारवादियों के लिए वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया और इसी शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बिंदु माना। अर्थात राजनीति में तथ्य, वैज्ञानिकता, तकनीकी, इन चीजों का, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनका अध्ययन करने लगे। और इसी शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे चार्ल्स मेरियम और इनके स्टूडेंट थे डेविड ईस्टर और रॉबर्ट डेहल। जो इनके स्टूडेंट थे तो इनमें चार्ल्स मेरियम को तो व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता किन्हें कहा जाता है? बौद्धिक पिता किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को। जबकि व्यवहारवाद के वास्तविक जनक कौन है? व्यवहारवाद के वास्तविक जनक डेविड ईस्टर। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टर को माना जाता है। अब व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं, जो व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं हैं ये 100% लिख लो। हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में व्यवहारवादी उपयोगी है। हर एग्जाम में पूछा जाता है व्यवहारवाद। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी नोटबुक में निकाल के लिख लो। व्यवहारवाद तो पढ़ना ही है, इसको भूलना ही नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद की विशेषता एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है, व्यवहारवाद की विशेषता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहा हूं आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। किसने बताई? डेविड ईस्टर ने। डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बता दी। इन 8 विशेषताओं को डेविड ईस्टर व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्यवहारवाद की विशेषता, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है व्यवहारवाद की विशेषता। तो व्यवहारवाद की विशेषता डेविड ईस्टर ने बताई। कितनी बताई? 8। या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है कि व्यवहार
सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला बताओ। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, बौद्धिक आधारशिला भी आ जाए तो भी हमको विशेषता ही लिखनी है। तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। देखो, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर को हिंदी में व्यवहारवाद कहा जाता है। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है? डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर, इसमें व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। यहां ध्यान रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात, जो विशेषताएं बताई उसका एक क्रम भी बताया, अर्थात जो विशेषताएं बताई उसका क्रम भी बताया। या हम ऐसा कह सकते हैं, जो विशेषता 1 नंबर पे है, जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार हमको याद रखना है। जो विशेषता 1 नंबर पे है उसको पहले ऐसा नहीं, दूसरी विशेषता पहले याद करें। इनका एक क्रम बताया, इसी क्रम के अनुसार हमको व्यवहारवाद की विशेषताएं याद करनी है। व्यवहारवाद की विशेषताएं, डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं बताई। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, 8 विशेषताएं बताई। इनका एक क्रम, सबसे पहली विशेषता डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की पहली विशेषता नियमितता। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की पहली विशेषताएं बताई, नियमितता, अर्थात व्यक्ति या मानव एक जैसा कार्य बार बार करता है। मानव एक जैसा कार्य बार बार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली विशेषता व्यवहारवाद की, मानव एक जैसा कार्य बार बार करता है। इसी के आधार पर व्यवहारवाद की पहली विशेषता में डेविड ईस्टन ने नियमितता। दूसरी विशेषता सत्यापन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता बताई, सत्यापन, अर्थात जो मानव जो कार्य बार बार करता है, तो जो मानव एक कार्य बार बार करता है तो उसकी पुनः जांच हो सके, उसे ही सत्यापन कहा गया है। डेविड ईस्टन के अनुसार पहली विशेषता नियमितता, दूसरी विशेषता सत्यापन, अर्थात पहली विशेषता जो मानव कार्य करता है उसको बार बार दोहराता है और उसी कार्य को अगर हम पुनः जांच सके, वापस जांच सके, उसे कहते हैं सत्यापन। तीसरी विशेषता तकनीकी। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता बताई, तकनीकी, अर्थात डेविड ईस्टन ने इसमें कंप्यूटर, सारणी, सूचकांक इनको शामिल किया। अर्थात इस आधार पर हम देखें तो पता चलता है कि वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिस हिसाब से ये व्यवहारवाद की विशेषता बता रहा है। पहली विशेषता नियमितता, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीकी और चौथी परिमाणीकरण। चौथी विशेषता परिमाणीकरण। इसमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो जिस कार्य को मापा जा सके, उसे कहा गया है परिमाणीकरण। क्रम याद रखना, पहली नियमितता, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीकी, चौथी परिमाण।
नियमितता, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीकी, चौथी परिमाणीकरण। एक साथ 4 याद कर लो या 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस हिसाब से याद कर लो। पहली नियमितता, दूसरी सत्यापन, तीसरी तकनीकी और चौथी परिमाणीकरण। पांचवी विशेषता बताई तथ्य और मूल्य में भेद। डेविड स्टर्न कहता है तथ्य और मूल्य अलग अलग होते हैं। डेविड स्टर्न के अनुसार तथ्य और मूल्य अलग अलग होते हैं। डेविड स्टर्न ने तथ्य और मूल्य में भेद किया। छठी विशेषता क्रमबद्धीकरण। छठी विशेषता क्रमबद्धीकरण सबसे इंपॉर्टेंट छठी विशेषता। सबसे इंपॉर्टेंट छठी विशेषता डेविड स्टर्न ने अपनी छठी विशेषता बताई क्रमबद्धीकरण। इसी के आधार पर डेविड स्टर्न का एक सिद्धांत आया 1953 में। उस सिद्धांत का नाम है व्यवस्था सिद्धांत। डेविड स्टर्न का एक सिद्धांत आया, उस सिद्धांत का नाम है व्यवस्था सिद्धांत। यहां घबराने की जरूरत नहीं है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई, जिसमें छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण। छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण। इस क्रमबद्धीकरण विशेषता के कारण डेविड स्टर्न ने एक सिद्धांत दिया जो 1953 में दिया, और इसी सिद्धांत का नाम था व्यवस्था सिद्धांत। एग्जाम में आ सकता है कि व्यवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो व्यवस्था सिद्धांत डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवाद की कौन सी विशेषता के कारण आया, तो व्यवस्था सिद्धांत डेविड स्टर्न की छठी विशेषता क्रमबद्धीकरण इस सिद्धांत के इस विशेषता के कारण आया। अगली विशेषता है शुद्ध विज्ञान। शुद्ध विज्ञान सातवीं विशेषता है शुद्ध विज्ञान। डेविड स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद शुद्ध विज्ञान है। डेविड स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद शुद्ध विज्ञान है, अर्थात व्यवहारवाद की वजह से राजनीति को वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है, और इसी वजह से प्राकृतिक विज्ञान की भांति राजनीति भी शुद्ध विज्ञान है, अर्थात इसमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला है। अंतिम विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक। अंतिम विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक, और इसके अन्य नाम भी है समन्वयता। जो नाम याद हो वही रख लेना या एक ये एक ही नाम है, और ये 8वीं विशेषता है। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई, जिसमें पहली विशेषता इसी क्रम से याद रखना है। अगर पहली विशेषता नियमितता है तो नियमितता ही याद रख लेना, ऐसा नहीं एग्जाम में आए और घबरा जाए, पहली तकनीकी लिख दे, दूसरी इस हिसाब से क्रम ऊपर नीचे कर दे। इसका क्रम इसी हिसाब से याद करना है। राजनीतिक विज्ञान में डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई, जिन्हें आधारशिला भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेविड स्टर्न की बौद्धिक आधारशिला, सिंपल सा व्याख्या करो, डेविड स्टर्न की बौद्धिक आधारशिला, या ऐसा भी पूछा जा चुका है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला व्याख्या करो, तो उसमें लिखना है व्यवहारवाद की विशेषता। जब क्वेश्चन आ जाता है निबंधात्मक, तो उसमें लिखना क्या है, व्यवहारवाद की विशेषता।
शुरुआत यहीं से करनी है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई जो उनकी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर, इस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं बताई। कितनी? 8। और उन विशेषताओं का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले नियमितता, इसमें क्या आएगा? मानव एक जैसा कार्य बार बार करता है। इसमें क्या आएगा? मानव एक जैसा कार्य बार बार करता है। दूसरी सत्यापन, उन कार्यों को पुनः जांचा जा सकता है, उन कार्यों को पुनः जांचा जा सकता है। तीसरी है तकनीकी, इसमें कंप्यूटर, सारणी और सूचकांक का प्रयोग किया गया। चौथी विशेषता है परिमाणीकरण, इसमें ऐसे कार्य जो मापे जाने योग्य हैं, इसमें ऐसे कार्य आएंगे जो मापे जाने योग्य हैं। और पांचवी विशेषता तथ्य और मूल्य में भेद, पांचवी विशेषता तथ्य और मूल्य में भेद। छठी विशेषता क्रमबद्धीकरण, छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण। इसमें व्यवस्था सिद्धांत दिया, इसी के आधार पर व्यवस्था सिद्धांत दिया। इसके बाद में सातवीं विशेषता, इसके बाद में सातवीं शुद्ध विज्ञान और अंतिम अंत अनुसात्मक समग्रता या एकीकरण। अंत अनुसात्मक ये किसे कहते हैं? इसकी वजह से, इस अंत अनुसात्मक, इसकी वजह से राजनीति में बहुत सारी अवधारणाएं आई। इन्हीं अवधारणाओं को हमारे सिलेबस में आगे हैं पढ़ेंगे। कौन कौन सी अवधारणाएं? क्योंकि इसमें हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तरह, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण। ये कुछ अवधारणाएं इसी 8 विशेषता के कारण आई, इसी 8 विशेषता के कारण आई, जिसको समग्रता और एकीकरण भी कहा जाता है। कोई सा भी एक नाम याद कर लो, तीनों नाम याद करो तो बढ़िया बात, एक नाम याद करो जो अच्छा लगे। इस आधार पर व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं किसने दी? डेविड ईस्टन ने। जो लिखना चाहे लिख सकते हो। लिखना है किसी को? आवाज आ रही सभी को? क्या आवाज आ? लिख लिया? मिटा दो मैं इसको। अब डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की विशेषताएं बता दी। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की विशेषताएं 8 विशेषता बता। अब डेविड ईस्टन कहता है इस व्यवहारवाद की विशेषता। अब कुछ विद्वान ऐसे भी हुए जो डेविड ईस्टन की विशेषताओं की आलोचना की। हर घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो या कहीं पे भी देख लो, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो होती है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है।
तो डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की विशेषता बताई। इन्हीं विशेषताओं की कुछ विद्वानों ने आलोचना की। डेविड स्टर्न ने कहा कि मानव एक कार्य बार बार करता है। पहली विशेषता में बताया कि मानव एक कार्य बार बार करता है। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा मानव कोई मशीन नहीं है। मानव कोई मशीन नहीं है। मानव कोई मशीन नहीं है कि एक कार्य बार बार करे। एक कार्य बार बार करे। एक कार्य बार बार करे। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि मानव कोई मशीन नहीं है कि एक कार्य को बार बार करे। मानव एक इमोशनल प्राणी है। मानव कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी नाचता है तो कभी बैठ जाता है। भावुक प्राणी है। मानव कोई मशीन नहीं है कि एक बार करते जाए। मानव ऐसा कार्य थोड़ी करेगा बार बार होता रहे या बार बार हंसता रहे। मानव एक भावुक प्राणी है। जो उसके सामने समस्या आती है या जो परिस्थिति आती है उसी के अनुसार मानव कार्य करता है। तो कुछ आलोचना में कुछ विद्वान ऐसे हुए कि मानव में नियमितता नहीं पाई जाती। दूसरी जो ये नियमितता बताई, इस नियमितता कुछ विद्वान कहते हैं कि इनको जांचा नहीं जा सकता, अर्थात ये वैज्ञानिकता नहीं है। ये वैज्ञानिकता नहीं है। जांच कैसे सकते हैं इनको? जब मानव एक कार्य बार बार नहीं करता है, कार्य को बदलता रहता है, क्योंकि इस आधार पर हम कार्य को कैसे जांच सकते हैं, अर्थात ये वैज्ञानिकता नहीं है। इसके बाद में इस तकनीकी को, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अधिक खर्चीली है, महंगी है। तो इसका उपयोग मानव के संभव नहीं है। कोई पैसे वाला है तो कोई गरीब है, तो ये तकनीकी खर्चीली नहीं है। पैसे वाले तो इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग इसको खरीद नहीं सकते। इसके बाद में इन्होंने मूल्यों की अपेक्षा की, मानव के जितने मूल्य हैं उनकी उपेक्षा की। इनको माना कि मानव के कोई मूल्य नहीं। अगर इंसान के ही मूल्य नहीं हो तो किसके मूल्य हो? इन मोबाइल के, इस समाज का। तो इनकी उपेक्षा की। तो इसके बाद में कुछ विद्वान भी बताए गए नव परंपरावादी। कुछ विद्वान बताए नव परंपरावादी। वर्तमान में ऐसे विद्वान, राजनीति विज्ञान में ऐसे विद्वान जो नव परंपरावादी में जो वर्तमान में अभी भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं, ऐसे विद्वानों को नव परंपरावादी कहते हैं। इसमें मैंने बताया लियो स्टोर, इसमें कुछ विद्वान बताए लियो स्टोर, सिबली, जर्मनी, बंटागा जोले, ऐसे कुछ विद्वान बताए मैंने जो वर्तमान में अभी भी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानते हैं। ये कुछ आलोचना है व्यवहारवाद की, लेकिन इस आलोचना के बाद, इन आलोचना के बाद व्यवहारवाद का कुछ महत्व भी रहा। ऐसा नहीं कि व्यवहारवाद आने से व्यवहारवाद की जो डेविड स्टर्न की विशेषता है सिर्फ आलोचना में कुछ महत्व भी बढ़ा है। व्यवहारवाद में आने के बाद इसकी वजह से पहली बार राजनीति में वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला था, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला। उससे पहले राजनीति में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं मिला था और इसके कारण अनेक वैज्ञानिक उपकरण आए। इसी के कारण अनेक वैज्ञानिक उपकरण आए। इस व्यवहारवाद के कारण अनेक वैज्ञानिक उपकरण आए, जैसे एग्जिट पोल। जब चुनाव होता है तब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। जब कोई चुनाव होता है तो चुनाव में 2 दिन पहले या 1 महीने पहले कह देते हैं लोग इस एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के आधार पर कि कौन जीतने वाला है या आपकी बात किसकी सरकार बनेगी। देखना समाचार न्यूज़पेपर वो किसकी वजह से होता है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होता क्या है। ये जो मीडिया वाले हैं या लोग हैं
हर आदमी से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे, सिर्फ अंदाजे के हिसाब से। जितने लोग हैं उनका सर्वे करते हैं, जो बताना चाहते हैं ठीक है, कुछ अंदाजा बैठ जाता है कि अब की बार किसकी सरकार में। तो व्यवहारवाद के कारण कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी आए, जैसे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। और इसके कारण ही, व्यवहारवाद के कारण ही अनेक अवधारणा भी आई, अनेक अवधारणा भी आई, जैसे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण, ये कुछ अवधारणा भी आई। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक सामाजिकरण, कुछ अवधारणा भी आई। इन्हीं अवधारणा किसकी वजह से आई? ये व्यवहारवाद के कारण। तो व्यवहारवाद का कुछ कमियां भी थी, तो महत्व भी है वर्तमान में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यवहारवाद की विशेषता जो एग्जाम में पूछा जाता है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं जिसने डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर में बताया। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला व्याख्या करो। तो बौद्धिक आधारशिला में आ जाए तो व्यवहारवाद की विशेषताएं लिखनी है, जो डेविड स्टन ने 8 विशेषताएं लिखी, उसका एक क्रम है, उसी क्रम के अनुसार लिखनी है। एक बार वापस बता दो। पहली विशेषता बताइए नियमितता, पहली विशेषता नियमितता, दूसरी सत्यापन, दूसरी विशेषता है सत्यापन, तीसरी तकनीकी, तीसरी विशेषताएं हैं तकनीकी, चौथी विशेषता है परिमाणीकरण, चौथी विशेषता है परिमाणीकरण, पांचवी विशेषता तथ्य और मूल्य में भेद, पांचवी विशेषता तथ्य और मूल्य में भेद, छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण, छठी विशेषता है क्रमबद्धीकरण, सातवीं विशेषता है शुद्ध विज्ञान और अंतिम विशेषता है समग्रता या एकीकरण या अंतर अनुसात्मक उपागम। ये कुछ 8 विशेषताएं जिनका एक क्रम है, उसी क्रम से याद करनी है। जो पहली विशेषता वो पहले नंबर पर, जो दूसरी क्रम को ऊपर नीचे नहीं करना है। तो क्रम को अगर आपकी 8 विशेषता याद भी है तो प्रश्न गलत हो सकता है। इनको एक क्रम के अनुसार ही एग्जाम में लिखना है। कुछ पुस्तक के नाम बताइए। मैं डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर में इस व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं के बारे में बताया। आज का टॉपिक अपना था व्यवहारवाद। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो व्यवहारवाद और परंपरागत राजनीति, परंपरागत और व्यवहार, इनके कारण राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। हम जो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसका राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, ये परंपरागत और व्यवहारवाद का राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, इसकी वजह से हमें क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या पढ़ने हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लास। अगर किसी को